हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड। आज हम क्लास 12 कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंस बुक का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। हम क्रिस्प और सिंपल वे में सारे टॉपिक्स को समझेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा चैप्टर आसानी से समझ आ जाएगा। ये वीडियो आपको क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज CUET प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं चैप्टर के नाम का मतलब। तो चैप्टर का नाम है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। अब कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है? कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन। जो अभी के समय में जो पावर्स साथ में आ रही हैं, जो अभी के समय में पावर्स उभर कर आ रही हैं, सेम टाइम पे जो पावर्स है वर्ल्ड लेवल पे, जो सत्ता है, किसकी सत्ता चल रही है, किसकी डोमिनेंस है वर्ल्ड लेवल पे, वो सारे सेंटर्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसीलिए चैप्टर का नाम है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। कौन कौन सी ऐसी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड को चला रही हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ओवरव्यू में यही हमने देखा कि आफ्टर कोल्ड वॉर 1990s के बाद से क्या हुआ, जो बाइपोलर वर्ल्ड था वो एंड हो गया था। अब वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया था। जो पहले यूएसएसआर और यूएसए के बीच में लड़ाई चल रही थी वो खत्म हो गई थी और यूएसए ने अपना डोमिनेंस शो किया था। बट साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर इमर्ज हो रहे थे। मतलब कि और भी पावर्स उभर कर आ रही थी। न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर्स भी उभर कर आ रही थी, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, एशियान। एशियन का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये ऐसी पावर्स जो थी वो उभर कर आ रही थी, ये हम इसमें पढ़ेंगे। और साथ साथ हम देखेंगे चाइना भी जो था, चाइना की इकोनॉमी जो थी वो राइज कर रही थी, वो भी एज अ चैलेंज यूएस के डोमिनेंस को चैलेंज कर रही थी। और ये जो पावर्स का फोकस था वो रीजनल कॉर्पोरेशन पर था, पीस पर था, इकोनॉमिक ग्रोथ पर था और बैलेंस्ड ग्लोबल ऑर्डर बनाने पर था। तो हम इस चैप्टर में बेसिकली ईयू के बारे में पढ़ेंगे, एशियान के बारे में पढ़ेंगे, चाइना के जो इमरजेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ में हम जापान एंड साउथ कोरिया की जो इमर्जिंग पावर्स है उनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यूरोपियन यूनियन। तो बेसिकली यूरोपियन यूनियन को जानने से पहले हम थोड़ा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। और साइड में जो आप राइट साइड एक पिक्चर देख रहे हैं वो यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है। जो ये सारी कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन के अंदर आती हैं उन सब का एक कॉमन फ्लैग है और वो साइड में आपके दिख रहा है। अब हम देख लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, यूरोप के अंदर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिवास्टेशन आ गया। उनकी जो इकोनॉमीज थी यूरोपियन स्टेट्स की वो रुइन हो गई थी, तहस नहस हो गई थी, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया था उनकी यूरोपियन इकोनॉमी का। अब अमेरिका ने क्या किया, उन्होंने मैसिव हेल्प करी, फाइनेंशियल हेल्प दी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए। यूरोप की जो कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प दी अंडर मार्शल प्लान। 1948 में ये मार्शल प्लान बना, उसके अंडर जो अमेरिका था उन्होंने हेल्प दी, फाइनेंशियल हेल्प करी यूरोपियन कंट्रीज को। अब ये जो अंडर मार्शल प्लान था इसके अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, OEEC। ये स्टेब्लिश करी 1948 में, ताकि हेल्प कर पाए वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स को, उनकी मदद कर पाए, उनकी फाइनेंशियली हेल्प कर पाए। इसलिए ये OEEC बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन और मार्शल प्लान के तहत ये बनाया गया। अब हम देख लेते हैं स्टेप्स टुवर्ड्स इंटीग्रेशन। अब सबसे पहले 1949 में क्या बना, द काउंसिल ऑफ यूरोप बना 1948 में, 49 में सॉरी। और यहाँ पे जो यूरोपियन स्टेट्स थी वो कोऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर। फिर उसके बाद बना फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, 1951 में बना। इसके बाद 1957 में क्रिएशन ऑफ क्या हुआ, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का, EEC बना अंडर द ट्रीटी ऑफ रोम। अब किस चीज़ की ज़रूरत थी, आपने इकोनॉमिक कम्युनिटी तो बना ली है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, बट साथ में आपको एक पॉलिटिकल डायमेंशन की भी ज़रूरत है, एक पॉलिटिकल भी कम्युनिटी आपको बनानी है, एक यूरोपियन पार्लियामेंट बनाने की भी ज़रूरत थी। तो जैसे ही सोवियत ब्लॉक जो USSR था वो टूट गया, कोलैप्स हो गया, वैसे ही स्टेब्लिशमेंट हुआ यूरोपियन यूनियन का। जब ये सोवियत ब्लॉक जो था वो टूटा, उसके बाद स्टेब्लिशमेंट किसका हुआ, यूरोपियन यूनियन का, इन 1992।
और जो ये यूरोपियन यूनियन था ये फ्रॉम इकोनॉमिक यूनियन टू इंक्रीज्ड इनटू पॉलिटिकल वन, मतलब ये इवॉल्व होता रहा टाइम के साथ। पहले तो इसको एज अ इकोनॉमिक यूनियन बनाया गया था, उसके बाद ये धीरे 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 कर कर पॉलिटिकल यूनियन के तौर पर ज़्यादा नजर आने लगा। अब हम देख लेते हैं यूरोपियन यूनियन के क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसमें चैलेंजेस आए, वो सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। फीचर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो बेसिकली हम देखेंगे कि जो यूरोप की कंट्रीज ने, बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर ये जो यूरोपियन यूनियन बनाया, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो अब ये जो बहुत सारी कंट्रीज जो मिली और इन्होंने एक यूनियन बनाया, तो इनके बहुत सारे चीज़ों पर सेम एग्रीमेंट्स थे, मतलब सेम पॉइंट था, व्यू पॉइंट इनका सेम था, तो ये साथ में आए और इन्होंने एक यूनियन बनाया। और ये अभी वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यूनियन है, वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की। अब हम देख लेते हैं इकोनॉमिक यूनियन के वे में इनके क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी कॉमन करेंसी है, जो ईयू के जो मेंबर कंट्रीज है उनकी जो है वो कॉमन करेंसी है। ये इंट्रोड्यूस हुई थी 2002 में और इनकी कॉमन करेंसी का नाम है यूरो। साथ ही साथ जो इनकी इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, विद द जीडीपी ऑफ मोर देन $12 ट्रिलियन इन 2005। 2005 में वर्ल्ड की जो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के उभर कर आई यूरोपियन यूनियन, जो कंट्री मेंबर कंट्रीज है इन सब की इकोनॉमी को मिलाकर यूरोपियन यूनियन की जो इकोनॉमी थी वो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर उभरी 2005 में। साथ में ग्लोबल ट्रेड भी ये करते हैं, और ये जो यूएस का जो डॉलर का डोमिनेंस है उसको भी चैलेंज कर रहा था। जो यूरो है ना, जो इनकी करेंसी है, वो यूएस के डॉलर के डोमिनेंस को भी चैलेंज कर रहा था। और इसका जो फंक्शन है ये एज अ इम्पॉर्टेंट ब्लॉक भी उभर कर आया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस में, मतलब जो इंटरनेशनली इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी इसका भारी योगदान रहा। अब हम देख लेते हैं यूरोपियन यूनियन के दो मेंबर कंट्रीज हैं, ब्रिटेन और फ्रांस। उनके पास परमानेंट सीट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये भी बहुत बहुत ही बड़ी बात है कि दो ऐसी कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन के पास, जो उनके मेंबर हैं उनके पास परमानेंट सीट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो बेसिकली भी 5 कंट्रीज के पास परमानेंट सीट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उनमें से 2 तो ईयू का ही पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट है वो दोनों कंट्रीज। तो ये इनके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस इनका क्या था। अभी जो यूरोपियन यूनियन है इनके पास खुद का फ्लैग है, खुद का एंथम है, साथ में इनका सेमी कॉमन फॉरेन पॉलिसी है, मतलब इनकी फॉरेन पॉलिसी भी मिलती जुलती है, मतलब बहुत सारी चीज़ों पे इनकी फॉरेन पॉलिसीज और एग्रीमेंट्स जो हैं वो सेमी कॉमन है, मतलब सेम है ऑलमोस्ट। बट इन्होंने ना साथ में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की भी ट्राई करा था, बट ये फेल हो गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं बना पाए थे। बट इनके पास खुद का फ्लैग है, खुद के पास अपना एंथम है, फाउंडिंग डेट है, अपनी खुद की करेंसी है, और कॉमन इनके पास फॉरेन पॉलिसी भी है, सिक्योरिटी पॉलिसी भी है इनके पास अपनी। और साथ में दे यूज डिप्लोमेसी एंड इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट फॉर इन्फ्लुएंस, मतलब ये बहुत सारी जगह पे डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस दिखाते हैं। वर्ल्ड लेवल पर भी इनकी डिप्लोमेसी में बहुत सारी कंट्रीज की डिप्लोमेसी में इनका योगदान है, और इन्होंने बहुत सारी जगह पे इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स भी करी हैं, जैसे कि ईरान के न्यूक्लियर पॉलिसी में इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया था। अब हम देख लेते हैं मिलिट्री पावर क्या है इसकी। तो ये सेकंड लार्जेस्ट कंबाइंड फोर्स है वर्ल्ड की, मतलब कि वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट कंबाइंड फोर्स, ये जो पूरा का पूरा यूनियन की जो मेंबर्स की सबकी मिलाकर अगर हम मिलिट्री पावर देखें, आर्म फोर्स देखें, तो इन सबको मिलाकर ये सेकंड लार्जेस्ट आर्म फोर्स बनता है वर्ल्ड में। फ्रांस एंड ब्रिटेन जो है यूके मेंबर्स हैं, इनके पास तो न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, और ये अपना एक्सपेंडिचर, मतलब बहुत ज़्यादा अपना जो पैसा है वो डिफेंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में लगाते हैं। और ये क्या है, वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब जो हमारी स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में है वहाँ पर भी ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है ईयू। तो इनके ये सारे फीचर्स हैं। अब हम आगे और भी कुछ चीज़ें ईयू के बारे में जान लेते हैं। अब देख लेते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर। तो अब जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है इतनी बड़ी यूरोपियन यूनियन, तो हर चीज़ तो ठीक नहीं होती, कुछ कुछ चैलेंजेस तो हर जगह होते हैं। तो अब देख लेते हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं। जो इनके चैलेंजेस बेसिकली आते हैं फॉरेन रिलेशंस और डिफेंस पॉलिसीज में, क्योंकि बहुत बार जो इनके मेंबर्स हैं उनकी जो डिफरेंसेस कहाँ पे आते हैं,
फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस के ऊपर। जैसे कि ब्रिटेन की जो प्राइम मिनिस्टर है टोनी ब्लेयर, जो पहले थे उनके ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, वो अमेरिका के पार्टनर थे इराक इन्वेजन के टाइम पे। और बहुत सारी जो नई यूरोपियन मेंबर्स थे उन्होंने ना यूएस को कोलिएशन बना लिया था, मतलब वो चाहते थे कि यूएस के साथ भी वो कोलिएशन करें। बट जैसे जर्मनी और फ्रांस जैसी जो कंट्रीज है वो अपोज करती थी अमेरिकन पॉलिसीज को, वो नहीं चाहती थी कि वो अमेरिकन पॉलिसीज को सपोर्ट करें। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि ईरान के इन्वेजन में अपोज कर रहा था जर्मनी और फ्रांस, बट सपोर्ट कौन कर रहा था? यूके उसको सपोर्ट कर रहा था। टोनी ब्लेयर जो उनके ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे वो उसको सपोर्ट कर रहे थे। और साथ साथ में फर्दर इसका इंटीग्रेशन की भी बात जो होती है उस पर भी स्केप्टिज्म है। अब जैसे कि जो ब्रिटेन की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थैचर, वो उन्होंने ना यूरोपियन यूनियन से, यूरोपियन मार्केट से ना यूके को आउट कर दिया था। और डेनमार्क और स्वीडन जो थे वो भी अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे थे यूरो को, उनकी जो यूरो जो कॉमन यूरोपियन करेंसी है उसको नहीं अडॉप्ट करना चाह रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो यूरोपियन यूनियन के सामने भी आते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, जिसको हम एशियान भी कहते हैं। अब थोड़ा सा फॉर्मेशन जानने से पहले हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि क्या क्या ऐसे पॉइंट रहे जिसकी वजह से इस एसोसिएशन को बनाने की जरूरत पड़ी। तो अब हमने देखा कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो एशिया ने सफर करा था इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को, मतलब इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली एशिया वीक हो गया था। साथ ही साथ जो जापानीज थे और जो यूरोपियंस थे वो एशियन कंट्रीज को अपनी कॉलोनीज बना रहे थे और बहुत ज़्यादा उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। अब जैसे ही वॉर ख़त्म हुई, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, उसके बाद उनके सामने क्या क्या, मतलब बहुत सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो गई तो उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। तो सबसे पहले प्रॉब्लम था नेशन बिल्डिंग का, साथ ही साथ पॉवर्टी उन पे बहुत ज़्यादा थी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। और कोल्ड वॉर के टाइम पे उनके ऊपर प्रेशर आ गया था कि वो कोई एक ग्रेट पावर के साथ चले जाए, मतलब एक ग्रेट पावर के साथ अलाइन हो जाए, या तो यूएसए के साथ या तो यूएसएसआर के साथ। ये सारी कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी एशियन नेशंस के साथ। अब उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स भी लगाए ताकि उनके बीच में इंटरेक्शन हो, कॉर्पोरेशन बढ़ता रहे जो एशियन नेशंस है। तो ऐसे ही उन्होंने एशियन एंड थर्ड वर्ल्ड यूनिटी के, थर्ड वर्ल्ड यूनिटी मतलब जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनकी यूनिटी हो, वो एक साथ रहे, एकता के लिए उन्होंने बैंडंग कॉन्फ्रेंस को साइन किया, नॉन अलाइन मूवमेंट जो था वो चलाया। अब साथ में उन्होंने एक और एसोसिएशन बनाया जिसका उन्होंने नाम रखा एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब ये जो एशियान था ये 1967 में जो था वो स्टेब्लिश्ड हुआ था। अब 5 कंट्रीज साथ में आई थी, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 कंट्रीज साथ आई और इन्होंने एक डिक्लेरेशन को साइन किया जिसका नाम था बैंकॉक डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन साइन करते ही इन्होंने ये एसोसिएशन को फॉर्म किया जिसका नाम रखा गया एशियान। अब एशियान के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? इनका ऑब्जेक्टिव था कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करे, सोशल प्रोग्रेस को प्रमोट करे, कल्चरल डेवलपमेंट को प्रमोट करें। और इनका जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव था वो था कि ये रीजन में पीस लाइन और स्टेबिलिटी मेंटेन करें, रीजनल पीस को मेंटेन करें और स्टेबिलिटी लेके आए इन एशियन कंट्रीज के साथ। अब साल भर बढ़ते गए, ओवर द ईयर्स, ब्रुनई दरुसलम जो एक कंट्री है वो, वियतनाम, लाओ पीडीआर, म्यांमार जो बर्मा भी कहा जाता है, और कंबोडिया, इन सब कंट्रीज ने भी एशियान को ज्वाइन कर लिया। और अब जो एशियान की स्ट्रेंथ थी वो 10 हो गई थी। स्टार्टिंग में जो ये फॉर्म हुआ था तब इसमें 5 कंट्रीज थी, बट अब ये 10 कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया था, एसोसिएशन बन गया था। तो आइए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आगे इसके फीचर्स जान लेते हैं। की फीचर्स ऑफ एशियान, तो बेसिकली हम इसमें जानेंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं एशियान के। तो एशियन जो ये कंट्रीज हैं, जो मेंबर्स हैं एशियान के, उन्होंने द एशियन वे बनाया जिसमें उन्होंने कॉर्पोरेट किया इनफॉर्मल कन्वर्जेशन को, मतलब वो इनफॉर्मली बातें करेंगे, कन्वर्जेशन करेंगे, नॉन कन्फ्रंटेशनल और कॉर्पोरेटिव स्टाइल में डिसीजंस लेंगे और बातें करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, रिस्पेक्ट करेंगे नेशनल सॉवरेनिटी की, मतलब उनका एक क्रिटिकल फंक्शनिंग जो एशियान की है वो कहता है कि हम जो हमारी मेंबर कंट्रीज हैं उनकी नेशनल सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे। अब 2003 में एशियान ने भी ईयू की तरह, मतलब यूरोपियन यूनियन की तरह, एक कम्युनिटी बनाने का फैसला लिया। तो उसके 3 पिलर्स है कम्युनिटी के। तो सबसे पहला है एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी,
ठीक है। साथ में है एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी और थर्ड वन इज एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। तो हम देख लेते हैं एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसको AEC भी कहा जाता है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो उन्होंने बोला कि हम एक कॉमन मार्केट बनाएंगे एशियन स्टेट्स के लिए, ठीक है, और साथ में प्रोडक्शन बेस भी कॉमन होगा हमारा, मतलब कॉमन मार्केट होगी एशियन मेंबर्स की और कॉमन प्रोडक्शन बेस होगा। साथ में एक दूसरे की सोशली और इकोनॉमिकली हम हेल्प करेंगे, मतलब डेवलपमेंट में हम उनको एड देंगे, मदद देंगे सोशल लेवल पर और इकोनॉमिक लेवल पर। और साथ में जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं एशियन मेंबर्स के बीच में, उनको भी सेटलमेंट करेंगे, उनको भी सेटल करेंगे, उन डिस्प्यूट्स को भी हम पीस उसके अंदर लेके आएंगे और उनको सेटल करेंगे। और उन्होंने किस पे फोकस किया, उन्होंने फोकस किया फ्री ट्रेड एरिया पर, मतलब कि जो एशियन मेंबर कंट्रीज हैं, जो ये 10 एशियन मेंबर कंट्रीज हैं, उनके अंदर वो फ्री ट्रेड एरिया बनाएंगे, मतलब कि फ्री ट्रेड करेंगे गुड्स का, इन्वेस्टमेंट का और लेबर और सर्विसेज का, मतलब टैक्स फ्री हम जो है ट्रेड करेंगे इन कंट्रीज के साथ। अब हम देख लेते हैं एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी। अब एशिया ने अपनी सिक्योरिटी कम्युनिटी भी बनाई। उसमें उन्होंने क्या किया, जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं उनको हम ज़्यादा खींचेंगे नहीं और ट्राई करेंगे कि वो ख़त्म हो जाए, प्रिवेंट करेंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा खींचने में, मतलब जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स चल रहे थे इन एशियन कंट्रीज़ के बीच में, जो ये मेंबर कंट्रीज़ है, उसको हम प्रिवेंट करेंगे कि वो ज़्यादा खिंचे ना और वो डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए। साथ में एशिया जो ये है, ये ऑपरेट करते हैं एशियन रीजनल फोरम। एशियन रीजनल फोरम भी ऑपरेट करते हैं, ARF उसको बोला जाता है, और वो स्टेब्लिश हुआ था 1994 में। अब ये ARF करता क्या है, ये कोऑर्डिनेट करता है सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसीज की, मतलब जो एशियन मेंबर्स हैं उनकी जो सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसीज है उसमें ये ARF कंट्रीब्यूट करता है और कोऑर्डिनेट करता है। लास्ट वन इज एशियन सोशल कल्चरल कम्युनिटी, मतलब वो एक सोशियो कल्चरल कम्युनिटी बनाएंगे जहाँ पर वो अपना कल्चर शेयर करेंगे, कल्चर को प्रमोट करेंगे, एक्सचेंज करेंगे कल्चर और सोशल अपनी पैटर्न्स को। ओके, अब हम देख लेते हैं सिग्निफिकेंस क्या क्या है। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ था एशियान के अंदर, जिसकी वजह से ये सिग्निफिकेंट करता है ग्लोबल ट्रेडिंग पार्टनर को, मतलब कि बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हो रही थी इनकी। हालांकि ये जो इनकी इकोनॉमी थी वो बहुत ही स्मॉलर थी EU से, US से और जापान से, बट तब भी इनकी जो इकोनॉमी थी इट वाज ग्रोइंग मच फास्टर देन ऑल ऑफ दीज, मतलब जो यूरोपियन यूनियन है, USA है और जापान की इकोनॉमी से इनकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही कम थी, बट जो ग्रोथ रेट था वो बहुत फास्टर था इन एशियन मेंबर्स का, इन एशियन मेंबर कंट्रीज का। साथ में हम देखते हैं इन्होंने क्या किया था, मेडिटेट किया था जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कंबोडिया और ईस्ट तिमोर में, वहां पर इन्होंने क्या किया था, मेडिटेट किया था, मतलब वहां पे पीस लाने की कोशिश करी थी डिप्लोमेटिकली, उन्होंने ये लड़ाई को सॉल्व करने की कोशिश करी थी। अब हम देख लेते हैं एशियन एंड इंडिया रिलेशंस, एशियन का और इंडिया का कैसा रिलेशन है। तो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ईयर्स इंडियन फॉरेन पॉलिसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था एशियन के ऊपर, मतलब जब कोल्ड वॉर चला था उस टाइम इंडियन फॉरेन पॉलिसी ने ज़्यादा एशियन पर ध्यान नहीं दिया था, बट रिसेंट ईयर्स में हमने देखा कि बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं एशियन मेंबर कंट्रीज के साथ इंडिया के, जैसे कि इंडिया ने साइन किया है एग्रीमेंट विद मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये तीनों कंट्रीज जो है वो एशियन का मेंबर कंट्रीज है। साथ में इंडिया ने साइन किया FTA, फ्री ट्रेड एरियाज जो है ये साइन किया है 2 एशियन मेंबर कंट्रीज के साथ, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ। और साथ में हम देखते हैं कि इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी 1990s की और एक्ट ईस्ट पॉलिसीज जो 2014 की है, इससे भी जो हमारे टाइज हैं एशियन के साथ वो बढ़ चुके हैं और स्ट्रेंथन हो चुके हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं, रीजनल कॉर्पोरेशन हमारा बड़ा है। ओके, द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। तो हम देखते हैं चाइना की इकोनॉमी में कैसे राइज हुआ, क्या उसका बैकग्राउंड। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं चाइना की इकोनॉमी अभी करंट सिचुएशन में कैसे चल रही है। तो अभी वो थर्ड मेजर इकोनॉमिक पावर है वर्ल्ड की, मतलब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी सिंस 1978। 1978 के बाद से सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है चाइना, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2040 तक, मतलब 2040 तक जो चाइना की इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी और US की इकोनॉमी को ओवरटेक कर लेगी।
साथ में इसका इंटीग्रेशन भी है ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, जिससे ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनता जा रहा है। अब हम देख लेते हैं कि पोस्ट 1949 के बाद से उन्होंने कौन सा इकोनॉमिक मॉडल अपनाया। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ, माओ उनके एक लीडर थे, उनकी लीडरशिप के अंडर उन्होंने सोवियत मॉडल का इकोनॉमिक मॉडल अपनाया, जिसमें स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी थी, मतलब स्टेट जो है वो इकोनॉमी को कंट्रोल करती थी। जैसे हमने देखा था यूएसएसआर के अंदर सोवियत मॉडल जो था वो चल रहा था, वही मॉडल चाइना ने भी अपनाया। उन्होंने अपने जो टाइज थे कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के साथ वो सारे कट कर लिए थे, मतलब कैपिटलिस्ट के साथ उन्होंने कोई टाइज नहीं रखे थे। साथ में उनकी जो उनकी they were relied on self sufficiency and सोवियत एड, मतलब कुछ टाइम के लिए या थोड़े टाइम के लिए सोवियत ने उनकी मदद करी थी, सोवियत ने उनको एड दी थी, और वो अपने सेल्फ सफिशिएंटली ही काम कर रहे थे अपनी इकोनॉमी पर। स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्रीज थी, तो एग्रीकल्चर की वजह से सरप्लस उनको मिल रहा था, मतलब कि एग्रीकल्चर में सरप्लस की मिल रहा था, और उससे उन्होंने अपनी स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्रीज बनाई थी। और उनका जो फॉरेन ट्रेड था वो बहुत ही कम था, और साथ में उन्होंने जो इम्पोर्ट्स आ रहे थे, मतलब दूसरी कंट्रीज से वो इम्पोर्ट चीज़ें कर रहे थे, उनको सब्सिट्यूट कर दिया और अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, मतलब अपनी कंट्री के अंदर प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, और जो अपना इम्पोर्ट था उसको रिड्यूस कर दिया। अब हम देख लेते हैं इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन एंड चैलेंजेस उनके सामने क्या क्या आए। तो इकोनॉमिक मॉडल लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मतलब जो उनका ये सोवियत मॉडल था इकोनॉमी का, उससे उनका फाउंडेशन हुआ इंडस्ट्रियल ग्रोथ का। एम्प्लॉयमेंट की उन्होंने बात करी, सोशल वेलफेयर सबको इंश्योर किया, मतलब एवरी सिटीजन वाज इंश्योर्ड सोशल वेलफेयर और एम्प्लॉयमेंट, मतलब हर नागरिक को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और सोशल वेलफेयर मिलेगा, ऐसा उनका कहना था, उन्होंने इंश्योर किया था। दे शिफ्टेड फोकस टू एजुकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन पे बहुत उन्होंने अपना फोकस रखा और स्किल डेवलपमेंट में फोकस रखा। उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट जो था वो 5 से 6% था पर ईयर, पर चैलेंज ये था कि जो उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो सिर्फ 2 से 3% हो रही थी एनुअली, मतलब साल में सिर्फ 2 से 3% ही पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी, जिसकी वजह से उनका इकोनॉमिक एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा था, इनएफिशिएंट हो गया था, लोगों की नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा था। मतलब उनका ग्रोथ रेट तो अच्छा था जीडीपी का, बट अगर पॉपुलेशन ही नहीं बढ़ रही तो लोग कहाँ से आएंगे, मैनुअल पावर कहाँ से आएगी अपने इकोनॉमी को एक्सपैंड करने के लिए। तो पब्लिक नीड्स जो थी वो इनएफिशिएंट हो रही थी, इसलिए इकोनॉमिक एक्सपेंशन जो था वो स्टैग्नेंट हो रहा था, रुक रहा था कहीं ना कहीं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी उनका स्ट्रगल कर रहा था, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी कुछ इतना अच्छा उनका देखने को नहीं मिल रहे थे रिजल्ट, वहां पर भी स्ट्रगल हो रहा था। अब हम देख लेते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस क्या क्या आए वहां पर, इकोनॉमिक क्राइसिस और इनिशियल चैलेंजेस क्या क्या चाइना को फेस करने पड़े। तो उनका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो स्लो था, मतलब कि वो इंडस्ट्रीज में अपना ग्रो तो कर रहे थे पर वो स्लोली ग्रोथ हो रही थी। मिनिमल इंटरनेशनल ट्रेड था, मतलब इंटरनेशनली भी उनका जो ट्रेड था वो बहुत ही कम था, बहुत कम लेवल पे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे। और जो उनकी पर कैपिटा इनकम थी वो भी बहुत कम थी, लो पर कैपिटा इनकम वहां पर थी। फिर इसके बाद उन्होंने कुछ शिफ्ट करे अपनी पॉलिसीज में। 1970s के बाद से चाइना ने अपनी पॉलिसीज जो थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो थी, उसको शिफ्ट कर दिया। 1972 में चाइना ने अपना जो आइसोलेशन था, मतलब जो अकेले अकेले वो अपना डेवलपमेंट कर रहे थे, उसको खत्म करके उन्होंने स्टेब्लिश करे यूएसए के साथ टाइज, मतलब यूएसए के साथ उन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए, अपने टाइज को स्टेब्लिश किया यूएसए के साथ। फिर 1973 में जाओ एनलाई के ने प्रपोज किए 4 मॉडर्नाइजेशन के पिलर्स। तो सबसे पहला था एग्रीकल्चर में वो अपना डेवलपमेंट करेंगे, इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करेंगे, और मिलिट्री में। इन जगहों पर वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ पर वो डेवलपमेंट करेंगे। 4 मॉडर्नाइजेशन पिलर्स उन्होंने प्रपोज करेगी। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन से 4 मॉडर्नाइजेशन पिलर्स जो थे वो जाओ इनलाई ने प्रपोज किए थे। तो पहला है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री। ओके, देन 1978 में डेंग जियाओपिंग ने इंट्रोड्यूस कर दी ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी में क्या था बेसिकली कि मतलब चाइना के डोर्स ओपन थे, वो अब दूसरी कंट्रीज को इन्वेस्टमेंट के लिए अब बोल रहे थे कि अब आइए इन्वेस्ट करिए। तो ऐसे ओपन डोर पॉलिसी थी, और साथ में उन्होंने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी किए थे। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या क्या थे, मार्केट इकोनॉमी क्या क्या उन्होंने स्टेप्स लिए थे। तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि प्राइवेटाइज कर दी एग्रीकल्चर सेक्टर को, जो खेती बाड़ी है, एग्रीकल्चर है, उसको 1982 में उन्होंने क्या कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया, प्राइवेट हैंड्स में दे दिया, प्राइवेट कंपनीज के हाथों में दे दी एग्रीकल्चर वाली सेक्टर को। इससे क्या हुआ, उनकी जो इकोनॉमी थी वो
बूस्ट हो गई, एग्रीकल्चरल रूरल इनकम्स जो थी वो बूस्ट होने लग गई, मतलब कि बढ़ने लग गई। साथ ही साथ उन्होंने प्राइवेटाइज कर दी अपनी इंडस्ट्रीज भी। 1998 में उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज भी प्राइवेटाइज कर दी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए, मतलब कुछ कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, कुछ कुछ जोन्स खोले गए फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कि वो वहां पर अपना बिजनेस को सेटअप कर पाए। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा चाइना खोल दिया था उन्होंने, इकोनॉमिक जोन्स बना दिए थे कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। उन्होंने कुछ कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जहां पर फॉरेन इन्वेस्टर्स आकर अपना बिजनेस सेटअप कर पाए। साथ में स्टेट कंटिन्यूज टू प्ले अ मेजर रोल इन मार्केट, स्टेट ने भी अपना मेजर रोल निभाया। ये नहीं कि हर चीज प्राइवेटाइज कर दी, सब कुछ जो था वो प्राइवेट हैंड्स में दे दिया, बिजनेसेस को दे दिया, ऐसा नहीं था। स्टेट के हाथ में भी मेजर पावर थी मार्केट के अंदर। ओके, अब हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्या क्या इम्पैक्ट रहे इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के। जो स्टैग्नेंट इकोनॉमी उनकी चल रही थी, अब वो स्टैग्नेंट इकोनॉमी नहीं थी, अब वो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ उनकी हो रही थी। मतलब ये उनका रिफॉर्म, जो उन्होंने रिफॉर्म्स किए थे इकोनॉमिक ग्रोथ, इसकी वजह से उनकी जो इकोनॉमी थी वो रैपिडली ग्रो कर रही थी। ओके, साथ में हायर रूरल इनकम हो गई थी, मतलब जो रूरल इनकम थी वो बूस्ट हो गई थी लोगों की, लोगों के पास आमदनी बढ़ गई थी, उनकी डिमांड और इंडस्ट्रीज जो थी वो भी बढ़ गई थी, बूस्ट हो गई थी। और एफडीआई की डेस्टिनेशन बन गया था चाइना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन जो कंपनीज हैं, बिजनेसेस हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे थे चाइना के अंदर। साथ में राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में भी उनका राइज हो रहा था। ओके, अब हम देखेंगे कि जो चाइना था उसने डब्ल्यूटीओ की मेंबरशिप भी ले ली थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना मेंबरशिप बना ली थी। इट जॉइंट डब्ल्यूटीओ इन 2001, 2001 में चाइना ने डब्ल्यूटीओ को ज्वाइन किया। और इसकी वजह से जो वर्ल्ड के साथ उसके टाइज थे, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जो उसके संबंध थे, वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गए, और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। उनका एम जो था वो था फ्यूचर ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को शेप करना। ओके, अब देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस चैलेंजेस। अब देखो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, बट उसके साथ कुछ चैलेंजेस भी तो उनके सामने आए होंगे ना। तो क्या क्या चैलेंजेस वो थे वो हम पढ़ लेते हैं। तो डिस्पाइट ऑफ इम्प्रूवमेंट नॉट एवरीवन बेनिफिट्स फ्रॉम रिफॉर्म्स, मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ उनकी इकोनॉमी में, बट सबको इसका बेनिफिट नहीं हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो बढ़ती थी, बढ़ी हुई थी, हाई थी। नियरली 100 मिलियन जॉब सीकर्स थे, 100 मिलियन लोग जो थे उनके पास जॉब नहीं थी, वो जॉब ढूंढ रहे थे। जेंडर इनक्वालिटी थी, फीमेल एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस पुअर थी, जो फीमेल्स काम कर रही थी, बाहर जाके काम करती थी, अर्न करती थी पैसा, उनकी जो वर्किंग कंडीशंस थी वो बहुत पुअर थी। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा था और करप्शन बढ़ रहा था, मतलब इन्वायरमेंट को बहुत हानि पहुंच रही थी इन सब डेवलपमेंट की वजह से। और साथ में करप्शन भी चाइना में बहुत बढ़ रहा था। increasing economic inequality between rural and urban areas and coastal and inland regions, मतलब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी बढ़ रही थी, अमीर और अमीर होता जा रहा था, गरीब और गरीब होता जा रहा था। रूरल एरियाज के लोगों के पास कम पैसा था, अर्बन एरियाज ज़्यादा डेवलप हो रहे थे, तो वहाँ पे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, जिससे कि इनइक्वालिटी बढ़ रही थी। अब हम देख लेते हैं चाइनाज रीजनल एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। अब चाइना का रीजनल और ग्लोबल इन्फ्लुएंस, मतलब चाइना वर्ल्ड लेवल पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, वो हम इसमें देख लेते हैं। तो चाइना हैज बिकम अ डोमिनेंट इकोनॉमिक पावर, चाइना जो है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट इकोनॉमिक पावर बन चुका है। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हैज स्ट्रेंथन इट्स इन्फ्लुएंस इन ट्रेड, मतलब उसका जो ट्रेड पर इन्फ्लुएंस है वो भी बढ़ गया है, क्योंकि चाइना वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री बनते जा रही है। और ऐसा बोला जा रहा है कि 2040 तक वो यूएसए की इकोनॉमी को भी सरपास कर देगा। तो इसकी वजह से उसका जो ट्रेड पर इन्फ्लुएंस था वो भी स्ट्रांग होता जा रहा था। इकोनॉमिक टाइज हेल्प टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन जापान, द यूएस, एशियान एंड द रशिया। उसने इकोनॉमिक टाइज बना लिए थे जापान के साथ, यूएसए के साथ, एशियान के साथ और रशिया के साथ, जिसकी वजह से जो उनके रीजनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे वो भी मैनेज हो रहे थे। अब हम देखते हैं एम टू इंटीग्रेट ताइवान इनटू इट्स इकोनॉमी। जो चाइना है वो चाहता है कि जो ताइवान है वो उनकी इकोनॉमी में इंटीग्रेट हो जाए, बट जो ताइवान है वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन मानता है। ओके, अब हम देखते हैं हेल्प्ड स्टेबलाइज एशियन
इकोनॉमी आफ्टर 1997 फाइनेंशियल क्राइसिस। एशियन की जो इकोनॉमीज है, मतलब एशियन मेंबर्स की जो इकोनॉमीज है, उसमें भी हेल्प करी थी चाइना ने, फाइनेंशियल हेल्प दी थी। जो फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए थे उसको स्टेबलाइज करने के लिए चाइना ने भी मदद करी थी 1997 में उन कंट्रीज की। इंक्रीजिंग आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट एंड एड टू एक्सपेंड ग्लोबल प्रेजेंस। ग्लोबली बहुत ज़्यादा चाइना जो है वो एक्टिव है, ग्लोबल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, हर चीज़ में जो चाइना है वो बहुत एक्टिव है ग्लोबली। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इंडिया चाइना रिलेशन के ऊपर। इंडिया और चाइना का कैसा रिलेशनशिप रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इनिशियली अच्छा रिलेशन चल रहा था, स्लोगन चल रहा था हिंदी चीनी भाई भाई, ये बहुत फेमस हुआ इंडिया के घरों घरों में। बट ये जो स्लोगन था ये धीरे धीरे फेड हो गया क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट्स बढ़ गए थे। 1962 में सीनो इंडियन वॉर हो गया था जिसकी वजह से टर्निंग पॉइंट आ गया था और टेंशंस बढ़ गई थी इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप में। जो चाइना था वो क्लेम कर रहा था जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट है इंडिया का वो चाइना का पार्ट है, और अक्साई चिन जो रीजन है लद्दाख के अंदर वो भी चाइना का पार्ट है। अब इसके लिए फिर हमारी वॉर हुई चाइना के साथ जिसको कहा जाता है सीनो इंडियन वॉर 1962 में। अब इसकी वजह से जो हमारे रिलेशन थे वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो गए थे, टेंशन बहुत बढ़ गई थी, बॉर्डर डिस्प्यूट्स बढ़ गए थे। अब हम देखते हैं कोल्ड वॉर के टाइम पे रिलेशन कैसे चल रहा था। मतलब हमारे रिलेशन 1970s तक 1980s तक ठीक नहीं चल रहे थे, प्रॉब्लम्स हो ही रही थी। पर धीरे धीरे हमारे इम्प्रूवमेंट होने लगा। बिगिन कब हुआ इम्प्रूवमेंट? जब राजीव गांधी ने विजिट किया चाइना इन दिसंबर 1988 में। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी चाइना गए और वहां से इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होने लग गया। उन्होंने बात करी कि हम मेंटेन करेंगे पीस, बॉर्डर पर जो है वो हम पीस मेंटेन करेंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे कल्चरल एक्सचेंजेस हुए, कॉरपोरेशन हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। हमारे बॉर्डर को खोल दिया गया, ओपन 4 बॉर्डर पोस्ट फॉर ट्रेड, 4 बॉर्डर। साथ में हमारा इकोनॉमिक टाइज भी स्ट्रेंथन हो गए। बायलेटरल ट्रेड जो था वो पहले कितना था, $338 मिलियन था 1992 में, अब वो जाकर $84 बिलियन हो गया था 2017 में। तो हमारा जो ट्रेड था, इकोनॉमिक टाइज थे वो भी स्ट्रेंथन हो रहे थे। बॉर्डर पर डिस्प्यूट्स छोटे मोटे चल ही रहे थे बट हमारा जो मैकेनिज्म था वो क्या कह रहा था कि हमें पीस मेंटेन करके चलना है। अब हम देख लेते हैं कि रीसेंट चैलेंजेस क्या क्या आए दोनों कंट्रीज के सामने। तो बॉर्डर क्लैशेस हुए, डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ, गलवान वैली इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से टेंशन और बढ़ने लगी रीसेंट टाइम्स में। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, CPEC जिसको कहा जाता है, और इसको हम देख रहे हैं एज अ इंडियन सॉवरेनिटी के ऊपर थ्रेट। ये दोनों मिलकर कंट्रीज जो है वो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं एंड इट इज सीन एज अ थ्रेट टू इंडियन सॉवरेनिटी। जापान। अब हम जापान के बारे में बात कर लेते हैं। आपने जापानीज ब्रांड्स के बारे में तो सुना होगा जैसे कि सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटो, इन सब के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इनकी जो मार्केट में रेप्यूटेशन है वो क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जो जापान है उसके पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। वो इम्पोर्ट करता है अपने मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स को इम्पोर्ट करता है, बट उसके बावजूद भी ये बहुत हाई टेक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से इन्होंने बहुत रैपिड ग्रोथ करी है। साथ में इन्होंने OECD को ज्वाइन किया था 1964 में। जापान जो है वो 2017 में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के सामने आया एंड इट इज़ द ओनली एशियन मेंबर ऑफ G7। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज एक ग्रुप है, उसके अंदर ओनली एशियन कंट्री जो मेंबर है इस ग्रुप का वो जापान है। जापान जो है वो 11th मोस्ट पॉपुलस नेशन है वर्ल्ड का। साथ साथ ग्लोबल स्टैंडिंग एंड सिक्योरिटी लेवल पे भी बहुत अच्छा काम जापान कर रहा है। ओनली कंट्री जो अफेक्ट हुई थी न्यूक्लियर बॉम्ब से वो सिर्फ जापान है। उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत रैपिड ग्रोथ दिखाई है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ये यूएन बजट का, मतलब यूएन के बजट में आफ्टर अमेरिका और यूएसए, मतलब यूएसए के बाद सेकेंड लार्जेस्ट जो कंट्रीब्यूटर है यूएन के बजट में वो कौन है? जापान है। 10% जो जापान है 10% जो है कंट्रीब्यूट करता है यूएन के बजट में। साथ ही साथ सिक्योरिटी अलायंस विद यूएस सिंस 1951। 1951 के बाद से ही सिक्योरिटी अलायंस उन्होंने यूएस के साथ बनाए हैं। और इनकी मिलिट्री स्पेंडिंग जो है वो 1% ऑफ इट्स जीडीपी, 7th लार्जेस्ट ग्लोबली है। मतलब अपना जीडीपी का 1% जो है ये किस पे स्पेंड करते हैं? मिलिट्री पे स्पेंड करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं साउथ कोरिया की। तो बेसिकली कोरिया जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डिवाइड हो गया, 2 कंट्रीज बन गई। एक तो बना साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दूसरा बना नॉर्थ कोरिया। एंड विद द 38th पैरेलल के साथ जो थी
ये दोनों कंट्रीज जो थी वो डिवाइड हो गई थी। कोरियन वॉर हुआ 1950 से 53 तक वो चला, और कोल्ड वॉर की वजह से इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो टेंशन थी वो और ज़्यादा इंटेंसिफाइज हो गई थी और ज़्यादा बढ़ गई थी। दोनों ही कोरिया ने, जो दोनों कोरियाज हैं, उन्होंने साइन करा 17 सितंबर 1991 में यूएन को, मतलब यूएन को ज्वाइन कर लिया इन्होंने 17 सितंबर 1991 में। अब हम बात कर लेते हैं साउथ कोरिया का इकोनॉमिक राइज कैसे हुआ। 1960s से लेकर 1980s के दशक में रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ साउथ कोरिया के अंदर। इसको बोला गया मिराकल ऑन द हैंड रिवर, मतलब इसको बोला गया मिराकल ऑन द हैंड रिवर। साथ ही साथ इन्होंने ज्वाइन कर लिया था OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट इन 1996 में इन्होंने OECD को ज्वाइन किया। साथ ही साथ 2017 में 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी उभर कर आया साउथ कोरिया की जो इकोनॉमी है। 10th लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर, वर्ल्ड में 10th लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो साउथ कोरिया करता है। अब हम देख लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ फैक्टर्स इसके कैसे हैं। HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें इसका रैंक जो है वो 18 है, मतलब 18th रैंक है, बहुत ही अच्छा रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में साउथ कोरिया का। अब की फैक्टर्स क्या रहे इसके डेवलपमेंट के, तो सबसे पहले हम देखेंगे लैंड रिफॉर्म्स इन्होंने किए, रूरल डेवलपमेंट इन्होंने किया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया, इक्विटेबल ग्रोथ करी, इक्वल ग्रोथ करेंगे हर फैक्टर का, हर सेक्टर का। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी अपनाई, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे और इनकम को कंट्री के अंदर लाएंगे, इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस पे काम किया। अब हम देख लेते हैं साउथ कोरिया और इंडिया का टाइज कैसे हैं, उनके रिलेशन कैसे हैं। तो इंडिया के अंदर सैमसंग, LG, Hyundai, ये सारे साउथ कोरियन ब्रांड्स बहुत ज़्यादा फेमस है, रिओन्ड ब्रांड्स हैं इंडिया के अंदर ये, और बहुत स्ट्रॉन्ग कमर्शियल एंड कल्चरल टाइज हैं इंडिया के साथ साउथ कोरिया के। मेजर एग्रीमेंट साइन हुए हैं इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में। रिसेंट एग्रीमेंट्स जो हैं वो रिसर्च के ऊपर साइन हुए हैं। कंक्लूजन, तो आपका चैप्टर यहीं खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे ऑल्टरनेटिव कंटेम्प्रेरी पावर्स उभर कर आ रही थी, जैसे कि EU, एशियान, चाइना, और साथ में जापान और साउथ कोरिया भी उभर कर आ रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे। जो वर्ल्ड है वो यूनिपोलर वर्ल्ड, मतलब सिंगल पावर वर्ल्ड में नहीं रही, US का ही डोमिनेंस नहीं है, साथ में मल्टीपोलर वर्ल्ड ये बनता जा रहा है। बहुत सारी पावर्स जो हैं वो उभर कर आ रही हैं। साथ में हमने ये भी देखा कैसे ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस और ये जो इकोनॉमिक पावर्स हैं वो क्रूशियल रोल निभा रही हैं ग्लोबल पीस को मेंटेन करने में, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में और डेवलपमेंट को मेंटेन करने में। साथ में हमने देखा कॉपरेशन कैसे हो रहा है इन पावर्स के बीच में, ये पावर्स जो हैं वो कॉपरेट करके चल रही हैं, साथ में एग्रीमेंट्स कर रही हैं। तो ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा। I hope you liked the video. Please subscribe to my channel and press the like button, and अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करिए इस informative वीडियो को। ये वीडियो आपको बोर्ड एग्जाम्स as well as CUT प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। Thank you for watching the video. Bye bye.